प्यारे विद्यार्थियों, ग्लोबल मैथ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं क्लास बीएससी पार्ट 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और उसके अंदर भी पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेमेस्टर विश्लेषण की जो यूनिट फर्स्ट है वो आती है चैप्टर 3 से स्टार्ट होता है विश्लेषिक फलन से। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, चाहे वो RRBMU की बात करें चाहे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, तो कहाँ से आता है? विश्लेषिक फलन में से आता है। इसी में विश्लेषिक फलन या फिर प्रश्नवादी फलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर 3 की विश्लेषिक फलन की। उसके अंदर टॉपिक फर्स्ट प्रतिवेश, हम बात करेंगे प्रतिवेश के बारे में, किसी भी सेमेस्टर संख्या के प्रतिवेश के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा प्रतिवेश। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम किसी भी सेमेस्टर संख्या के प्रतिवेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सेमेस्टर चर के फलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें प्रतिवेश की। तो देखो, इससे पहली वाली क्लास बीएससी सेकंड के अंदर भी हमने प्रतिवेश के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने किसी वास्तविक संख्या के प्रतिवेश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये प्रतिवेश है नेबरहुड हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने पहले किसके बारे में पढ़ा था? वास्तविक संख्याओं के प्रतिवेश के बारे में। और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेमेस्टर संख्याओं के प्रतिवेश के बारे में। ठीक है, तो पहले एक बार अंतर जान लेते हैं दोनों में ही, वास्तविक संख्या का प्रतिवेश और सेमेस्टर संख्या का प्रतिवेश। अंतर क्या है? देखो, वास्तविक संख्या, किसी भी वास्तविक संख्या ए का प्रतिवेश हमें लिखना होता था। मान लो डेल प्रतिवेश लिख रहे हैं, तो देखो वास्तविक संख्या इस संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं होगी। अगर धनात्मक है तो इधर आ जाएगी, ऋणात्मक है तो इधर आ जाएगी। ठीक है, मान लो संख्या कहाँ पर है? ए यहाँ है। हमें इसका डेल प्रतिवेश लिखना होता है। क्या लिखना होता था? डेल प्रतिवेश लिखना होता था पहले, यदि हम पिछली प्रीवियस क्लास की हम बात करें सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है, जहाँ पर वास्तविक विश्लेषण पढ़ा है वहाँ पर, तो डेल प्रतिवेश क्या आता था इसका? इधर माइनस डेल वाली यानी ए माइनस डेल वाली और ए प्लस डेल वाली जितनी भी संख्याएं आती थी वो इसके प्रतिवेश के अंदर आ जाती थी। यानी ए का जो प्रतिवेश आता था डेल प्रतिवेश, वो किस प्रकार से लिखते थे हम? ए माइनस डेल और ए प्लस डेल, इससे लिखते थे ना, ए माइनस डेल ए प्लस डेल से। ठीक है, ये तो किसी भी वास्तविक संख्या ए का प्रतिवेश हो गया। अगर हम सेमेस्टर संख्या, कोई भी सेमेस्टर संख्या मान लो Z0 से उसको हम लिख रहे हैं, तो उस Z0 का प्रतिवेश, सेमेस्टर संख्या Z0 का प्रतिवेश। तो देखो Z0 का यदि प्रतिवेश लिखना हो हमें तो किस प्रकार से लिखेंगे? अब यहाँ पर तो क्या है, देखो वास्तविक संख्या तो केवल इस संख्या रेखा पर ही आ रही है। केवल किस पर आ रही है? इस संख्या रेखा पर। ना तो इस संख्या रेखा के ऊपर आएंगी ना इस संख्या रेखा के नीचे आएंगी। इसलिए एक रेखाखंड बन रहा है ना। क्या बन रहा है? एक रेखाखंड, एक इंटरवल बन रहा है। किसी भी वास्तविक संख्या का जो प्रतिवेश है वो एक इंटरवल बन रहा है ना, कि ए माइनस डेल से और ए प्लस डेल के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं ना वो इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे मान लो मैं 1 का प्रतिवेश लिखना है और डेल का मान हम लिख लेते हैं कितना? 0.01 प्रतिवेश। तो इससे 0.01 इधर वाली संख्याएं और 0.01 इधर वाली संख्याएं इसके प्रतिवेश के अंदर आएंगी। ठीक है, अब हम यदि सेमेस्टर संख्या का प्रतिवेश लिखें तो किसी भी सेमेस्टर संख्या का प्रतिवेश, मान लो सेमेस्टर संख्या, सेमेस्टर तल इसमें लिखी जाएगी ना, जिसको हम आर्गेंड समतल कह रहे थे या जेड समतल भी कह रहे थे इसी को। ठीक है, इसी को गासिय समतल भी कह रहे थे। और प्रत्येक सेमेस्टर संख्या इस समतल में एक बिंदु को क्या करती है? निरूपित करती है। मान लो सेमेस्टर संख्या Z0, वो संख्या सेमेस्टर संख्या Z0 यहाँ है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसका डेल प्रतिवेश लिखना है। अब इससे डेल दूरी पर जितनी भी संख्याएं है ना, जेड टाइप की जितनी भी संख्याएं सेमेस्टर संख्याएं हैं इसके चारों तरफ, वो इसके प्रतिवेश के अंदर आ जाएंगी। इसके प्रतिवेश में आ जाएंगी ना, क्योंकि सेमेस्टर संख्याओं के चारों तरफ इस समतल में सेमेस्टर संख्याएं इस पूरे समतल में लिखी जा रही हैं, और इस समतल में इसके डेल दूरी पर जितनी भी संख्याएं हैं ना वो सारी संख्याएं किसके अंदर आ जाएंगी? इसके प्रतिवेश में आ जाएंगी। और इसके प्रतिवेश को किससे लिखेंगे? मोड Z माइनस Z0, यानी उन सभी Z जो Z0 से कितनी दूरी पर हैं? उससे कम है, डेल से कम दूरी पर स्थित हैं। यानी इसके इस वृत्त के अंदर वाले भाग में जितनी भी सेमेस्टर संख्याएं हैं वो सारी किसके प्रतिवेश में है? Z0 के प्रतिवेश में। किसके प्रतिवेश में है वो?
Z0 के प्रतिवेश में ये वाली जो संख्याएं आ रही हैं वो सारी Z0 के प्रतिवेश में आ जाएंगी। यानी Z0 का जो प्रतिवेश लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, मोड Z माइनस Z0 लेस देन डेल। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी सहमिश्र संख्या Z0 का प्रतिवेश को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, मोड Z माइनस Z0 लेस देन डेल, जहाँ पर डेल कोई भी सूक्ष्म धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, ये किसको निरूपित कर रहा है, ये जो हमें यहाँ पर एक असमीका दिख रही है किसको निरूपित कर रही है, ये एक वृत्त के अंदर के भाग को निरूपित कर रही है। किसको निरूपित कर रही है, वृत्त के अंदर के भाग को निरूपित कर रही है, जिसका केंद्र तो क्या है Z0, उस वृत्त का केंद्र तो क्या है Z0 और उसकी त्रिज्या क्या है डेल। ठीक है, अगर हम इस परिधि की बात करें तो इन परिधि पर वो सभी Z आएंगे जो किसको सेटिस्फाई करेंगे, मोड Z माइनस Z0 के बीच की दूरी किसके बराबर आए, डेल के। यानी वो सभी Z आएंगे इसके अंदर, इस परिधि का समीकरण क्या आ जाएगा, मोड Z माइनस Z0 बराबर डेल, जो किसको निरूपित कर रहा है, एक वृत्त को जहाँ पर Z0 क्या है उस वृत्त का केंद्र और डेल क्या है उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी प्रतिवेश के बारे में। कोई लंबा चौड़ी इसमें कोई इसका लंबे चौड़ी व्याख्या नहीं है, सिंपल सी बात है। वास्तविक संख्याओं के अंदर तो क्या होता था, केवल संख्या रेखा पर संख्याएं आ रही थी, इसलिए एक इंटरवल बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सर्किल के जो अंदर का जो भाग है वो आ रहा है कि वो सभी संख्याएं जो इससे डेल दूरी से कम दूरी पर जितनी भी संख्याएं स्थित हैं वो सारी इसके प्रतिवेश में आएंगी। ठीक है, प्रतिवेश समझ में आ गया। अगर हमें इसका समीकरण लिखना है, इस वृत्त का लिखना है, तो मोड Z माइनस Z0 बराबर डेल एक वृत्त का समीकरण है। ये आगे काम आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे ना यूनिट सेकंड के अंदर। ठीक है, वहाँ पर काम आएगा यूनिट थर्ड में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे सहमिश्र समाकलन के बारे में, वहाँ पर भी हमारे काम में आएगा। ठीक है, अगर इसके बाहर के क्षेत्र के बारे में जो भी संख्याएं स्थित हैं इसमें, उनका यदि हमें समीकरण लिखना होता तो क्या लिखते हैं हम, मोड Z माइनस Z0 ग्रेटर देन डेल। यानी वो सभी सहमिश्र संख्याएं आ जाएंगी जो Z0 से डेल दूरी से अधिक दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते थे भाई, मापांक, ये मापांक को निरूपित कर रहा है ना, मोड Z माइनस Z0 मापांक, यानी उस बिंदु से और उस संख्या के बीच की जो दूरी है उसी को बोलते थे ना मापांक। ठीक है, ये आ गया। तो प्रतिवेश में तो कोई समस्या आएगी नहीं। एक शब्द और आएगा यहाँ पर निष्कासित प्रतिवेश का। अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर यदि हम जब ए का डेल प्रतिवेश लिख रहे थे, इसमें से यदि हम ए को हटा दें, ए को क्या कर दें, रिमूव कर दें यहाँ से। ठीक है, तो जो बचा हुआ जो प्रतिवेश आएगा, यानी इस ए को हटा दो, इसको हटाने के बाद में जो इसका जो प्रतिवेश में जो संख्याएं आ रही हैं वो कहलाएगा ए का निष्कासित प्रतिवेश। जैसा शब्द है ना निष्कासित, यानी हमने ए को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ऐसे ही सहमिश्र संख्या Z0 का निष्कासित प्रतिवेश यदि हमें लिखना है तो क्या आ जाएगा, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, मोड Z माइनस Z0 लेस देन डेल में से हमें Z0 को बाहर निकालना है। यानी Z0 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं इसको क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं, वो सारी Z0 के निष्कासित प्रतिवेश में आएंगी, या वो Z0 का निष्कासित प्रतिवेश कहलाएगा। ठीक है, ये तो होगी प्रतिवेश की बात। अब हम बात करते हैं सहमिश्र चर के फलन की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सहमिश्र चर का फलन। चर का फलन, द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देखो, इससे पहले के क्लासों की बात करें तो हमने वास्तविक चर के फलन के बारे में पढ़ा है। y बराबर एफ एक्स, जनरली हम इस डिनोट करते हैं किसी फंक्शन को y बराबर एफ एक्स से, किसे, y बराबर एफ एक्स से, जहाँ पर x कोई वास्तविक चर है, x कैसा चर है, वास्तविक चर। ठीक है, तो देखो वास्तविक चर के फलन के अंदर क्या होता था, अगर हम फलन की परिभाषा के रूप में फलन की परिभाषा दे तो क्या दे सकते हैं कि फलन एक ऐसी मशीन है जिसका इनपुट तो क्या होता है, उसका डोमेन होता है, और उसका आउटपुट क्या होता है, उसकी रेंज। ठीक है, यानी इनपुट तो क्या रहेगा, उसका डोमेन, और आउटपुट क्या रहेगी, उसकी रेंज। हम यहाँ पर एक अक्ष पर तो क्या कर लेते थे, उसके इनपुट को लिख लेते थे, यानी इस पर तो x आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, y। यानी इस अक्ष पर तो क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा, और इस अक्ष पर क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। जैसे यदि हम कोई फलन ले लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, क्या ले लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये बिंदु आ जाएगा 1 1।
कहीं भी स्थित है। x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर 4 आ जाएगा, 2 4। ऐसे ही कोई नेक्स्ट आउटपुट आएगा 3 9, ठीक है। इसी प्रकार से आते जाएंगे, यानी इस अक्ष पर तो हम इनपुट ले रहे हैं और इस पर क्या आता जा रहा है, आउटपुट आता जा रहा है, ऐसे आ रहे हैं ना, ठीक है। हम एक समतल में क्या कर पा रहे हैं, इस फलन को दर्शा पा रहे हैं, y बराबर f है वास्तविक चर के फलन को। जब हम बात करेंगे समिश्र चर का फलन, यानी जो वास्तविक चर है उसकी जगह पर कैसा चर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल समिश्र चर। माना w बराबर f ऑफ z, कोई समिश्र चर का फलन है, इतना सा अंतर है, z कैसी राशि, यहाँ पर समिश्र चर है ना, z कैसा चर है, समिश्र चर, तो w बराबर f ऑफ z कहलाएगा समिश्र चर का फलन, चाहे साइन z हो, e की पावर z हो, ठीक है, कोस z हो, log z, ये सभी किसके फलन है, समिश्र चर z के फलन। अब हम इनके इनपुट और आउटपुट की बात कर लेते हैं। देखो समिश्र संख्या, जब भी हम इनके अंदर w बराबर f ऑफ z के अंदर क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, तो वो इनपुट भी किस में से आएगा, मान लो कोई भी फलन हमें दे रखा है f ऑफ z बराबर z स्क्वायर, क्या दे रखा है, f ऑफ z बराबर z स्क्वायर को फंक्शन हमें दे रखा है, f ऑफ z बराबर z स्क्वायर, कोई भी समिश्र चर z का फलन दे रखा है। इसको आगे हम सोल्व करते हैं। देखो z बराबर क्या होता है, क्योंकि z बराबर x प्लस आयोटा y, तो f ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, x स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस आयोटा 2xy बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। देखो आयोटा स्क्वायर बराबर -1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। तो जो समिश्र चर का फलन है, यहाँ पर जो xy होते हैं, ये xy किसमें, xy बिलोंग्स टू r, किसमें से बिलोंग करते हैं, वास्तविक संख्या यानी वास्तविक चर होते हैं। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक वास्तविक चरों का ही फलन है और 2xy भी क्या है, वास्तविक चरों का फलन। तो जो समिश्र चर का फलन है वो दो वास्तविक चर वाले जो फंक्शन है उनका क्या आ रहा है, संयोजन ही आ रहा है ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी वास्तविक चर का फलन है और 2xy ये भी वास्तविक चर का फलन है। अब हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट की बात करें इसके अंदर, तो देखो f ऑफ z बराबर z स्क्वायर, इसके अंदर अगर हम z बराबर 0 प्लस 0 आयोटा रखें, 0 प्लस 0 आयोटा, तो f ऑफ z भी क्या आ जाएगा, 0। देखो ये आ जाएगा u प्लस आयोटा v, इस रूप में आ जाएगा ना। u भी किसका फलन है, x और y का फलन है, कोई वास्तविक मान फलन है u भी, और v भी कैसा है, वास्तविक मान फलन, ठीक है। अब हम इनके इनपुट और आउटपुट की बात कर लेते हैं। ये फंक्शन आ गया हमारा और नीचे हम इनके इनपुट आउटपुट की बात करेंगे। देखो ये मान लो जेड प्लेन है, ये तो कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन। हम एक तल में से संख्याएं उठा रहे थे और दूसरे तल में वो संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी तो समिश्र संख्याएं तो आ रही है, ये भी u प्लस आयोटा v, u और v कोई वास्तविक संख्याएं तो आएंगी, वास्तविक मान फलन है तो इनका मान कोई वास्तविक संख्या आएगी, ठीक है, u और v की, और इनको जो मिला के लिखेंगे u प्लस आयोटा v, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये तो जेड प्लेन है, यहाँ से हमने 0 रखा, यानी 0 प्लस 0 आयोटा, तो हमें आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त हो गया, आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। f ऑफ z बराबर z स्क्वायर, z बराबर 0 रखोगे तो f ऑफ z भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 प्लस 0 आयोटा यही आ रहा है। अगर हम लिख देते हैं 1 प्लस 1 आयोटा, क्या रख रहे हैं, 1 प्लस 1 आयोटा यानी 1 1 रख रहे हैं, तो हमारे पास में w का जो मान आ रहा है वो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 प्लस 2 1 1 यानी 2, ये आ जाएगा f ऑफ z बराबर, इस स्थिति में आ जाएगा 2 आयोटा, यानी इसका आ जाएगा 0 2, क्या आ जाएगा 0 2, यानी हम इनपुट यहाँ से ले रहे हैं कोई बिंदु, आउटपुट भी समतल का ही कोई बिंदु आ रहा है, इसको यहाँ तो निरूपित कर नहीं पा रहे, इसलिए अलग से एक समतल की जरूरत पड़ रही है। इस प्लेन को बोलते हैं हम डब्लू प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, डब्लू प्लेन बोलते हैं।
और ये प्लेन कहलाता है जेड प्लेन, यानी जेड प्लेन में से मान को उठा रहे हैं और कहाँ पर मान प्राप्त हो रहे हैं हमें, डब्लू प्लेन के अंदर। ठीक है, ऐसे फलन कहलाएंगे समिश्र चर के फलन, यानी जहाँ पर जो वास्तविक चर होता था पिछली कक्षाओं में उसको बदल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर समिश्र चर की बात हो जाएगी। ठीक है, जो समिश्र चर का फलन आएगा उसका जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सी में से ही आएगा। ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक समतल की जरूरत पड़ेगी और उस समतल को हम कहेंगे डब्लू समतल, और जहाँ से इनपुट ले रहे हैं वो आएगा जेड समतल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, समिश्र चर का फलन हो गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फलन की सीमा, सांतत्यता और अवकलनीयता के बारे में। जो हमने वास्तविक चर के जो फलन है उनके बारे में तो हमने पिछली कक्षाओं में बात कर ली थी। यहाँ पर हम बात करेंगे समिश्र चर वाले फलन की सीमा, सांतत्यता और अवकलनीयता के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।